Very good afternoon to all of you. So let me recall and recapitulate my lecture, which I was deliberating in my previous class. We were discussing about the evolution of public administration as a discipline, as a subject. And I told you that we may broadly classify this evolution into pre-COVID and post-COVID era. So there are 7 stages in pre-COVID era and one last 8th stage in the post-COVID era. Apart from this classification, Robert T. Golumbusky and Nicholas Henry they have also given their theory related to evolution, but that is not any more acceptable, but yet we have to study it. तो हम लोगों ने अभी तक ये चर्चा की थी कि लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में कैसे विकास हुआ। उसको 2 बड़े हिस्सों में बांटा गया, कोविड पूर्व और कोविड पश्चात। कोविड पूर्व के 7 चरण और कोविड पश्चात का 1 और 8वां अंतिम चरण है जो इसमें हम लोग चल रहे हैं। इस वर्गीकरण के अलावा रॉबर्ट टी गोलम्बस्की और निकोलस हेनरी ने भी अपने कुछ सिद्धांत इस विषय में दिए हैं, तो जरा इनके भी बारे में बात कर लें, फिर हम लोग अपने क्लासिफिकेशन पर वापस लौटते हैं। ठीक है, तो आप पहले कुछ पॉइंट्स लिखिए, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। According to Nicholas Henry, के अनुसार public administration has evolved into 5 paradigms. लोक प्रशासन का विषयगत विकास पांच आयामों में हुआ। नंबर 1, फर्स्ट पैराडाइम, पहला आयाम, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी। राजनीति, प्रशासन, विभाजन। (1890 to 1926) 1890 से 1926। सेकेंड पैराडाइम, दूसरा आयाम, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन के सिद्धांत। Having period 1927 to 1937. Third paradigm, public administration as political science. Public administration as political science.
राजनीति विज्ञान के रूप में लोक प्रशासन। नाइनटीन 1950 टू 1970, 1950 से 1970। फोर्थ पैराडाइम, public administration as administrative science। प्रशासनिक विज्ञान के रूप में लोक प्रशासन। नाइनटीन 1956 टू 1970, 1956 से 70। इंक डाल दो। सुन तिवारी, इंक इंक। एंड फिफ्थ पैराडाइम, public administration as public administration। लोक प्रशासन के रूप में लोक प्रशासन। नाइनटीन 1970 ऑनवर्ड्स, 1970 के आगे। अब निकोलस हेनरी कह रहे हैं कि जो उसका फर्स्ट स्टेज है, जिसको उन्होंने पैराडाइम की संज्ञा दी है, ये पीरियड है 1890 से 1926 का। ऑलमोस्ट जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन है 1887 टू 1926, उससे ये ओवरलैप कर रहा है। और इस मायने में सही है कि इस दौर में जब वुड्रो विल्सन ने अपना 26 पेज एसे लिखा था और उसका जो टाइटल था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस को एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए और पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। प्रशासनिक मामलों में राजनीति का दखल, हस्तक्षेप बंद होना चाहिए। तो राजनीति और प्रशासन को एक दूसरे से अलग करने की जो बात उन्होंने कही थी, उसी को कहा जाता है पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी, राजनीतिक प्रशासन विभाजन। हालांकि बाद में जब वो खुद पॉलिटिकल लाइफ में आए और न्यू जर्सी के गवर्नर चुने गए और बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए, तो वो अपनी बात से पलट गए। वो एक अलग इशू है, उस पर बात। लेकिन ये बात सही है कि पहला फेज इसका जो है, पहला पैराडाइम ये है। अब दिक्कत ये है कि उन्होंने 1890 का पीरियड क्यों चुना, और इसका कोई एक्सप्लेनेशन निकोलस हेनरी ने नहीं दिया। क्योंकि वुड्रो विल्सन का आर्टिकल तो 1887 में पब्लिश हो चुका था, तो हमने जो आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया वो 1887 टू 1926 का है, क्योंकि 1926 में
एल डी वाइट ने पहली किताब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर लिखी थी, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक तो ये 3 साल 1887 से 3 साल बाद का पीरियड इन्होंने क्यों रखा, इसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया। दूसरी बात, ये बात सही है कि 1927 टू 1937 इस पीरियड में प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत डेवलपमेंट हुआ। तो हमने लिखा भी है द गोल्डन एज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि 1927 से 1937 ये जो पीरियड था, इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट मैटर बना, कंटेंट बना, प्रिंसिपल्स बने, थियरीज आई। तो ये सही बात है। फिर इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो थर्ड पैराडाइम दिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस 1950 टू 1970, तो जब पहली बार पहले स्टेज में उन्होंने पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी की बात की कि प्रशासन को राजनीति से अलग होना चाहिए, तो फिर थर्ड पैराडाइम में उन्होंने कैसे कह दिया कि लोक प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान से जुड़ा होना चाहिए। और ये जो बीच का जो पीरियड है 1937 से 1950 का, उसके बीच में क्या हुआ? क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रोथ, डेवलपमेंट, इवोल्यूशन रुक गया? क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप होते रहे? तो फिर ये 1927 से 1949 तक जाना चाहिए था। तो ये जो पीरियड गैप है लगभग 13 सालों का, ये क्यों है, इसका भी कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। फिर फोर्थ पैराडाइम में उन्होंने कहा प्रशासनिक विज्ञान के रूप में लोक प्रशासन, ये बात सही है, लेकिन उसका पीरियड उन्होंने दे दिया 1956 टू 1970। यानी कि अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस 1950 टू 1970 है और ये भी 1956 टू 70 है। तो ये ओवरलैपिंग पैराडाइम्स हो गए, एक दूसरे के ऊपर परस्पर व्यापी हो गए। तो अब अगर राजनीति शास्त्र के रूप में लोक प्रशासन का विकास हो रहा था, तो फिर लोक प्रशासन प्रशासनिक विज्ञान कैसे बन रहा था, इसके बारे में भी वो कुछ अपने लेख में नहीं बताते और ना ही उन्होंने कोई इस पर टीका टिप्पणी की। और आखिरी बात उन्होंने कही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1970 ऑनवर्ड्स। तो चलिए इसको मान लेते हैं कि हाँ, 1970 के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक फुल फ्लेज्ड आइडेंटिफाइड डिसिप्लिन ऑफ स्टडी के रूप में रिकॉग्नाइज हो गई। लेकिन 1970 के बाद क्या हुआ? क्या उसके बाद कोई ग्रोथ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई रिफॉर्म्स नहीं हुए? लोक प्रशासन में क्या घटा बढ़ा? 70 क्या एक ऐसा दशक है जिसके बाद फिर लोक प्रशासन में कोई घटना और कोई विकास कुछ हुआ ही नहीं? ऐसा तो हुआ नहीं। तो इसलिए अब इसको बहुत स्वीकार नहीं किया जाता है। लेकिन सवाल इस पर आता है क्योंकि निकोलस हेनरी ने एक किताब लिखी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स, और अपनी इस किताब की वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वो बड़े स्कॉलर माने जाते हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स वाली किताब में उन्होंने कुछ बहुत अच्छे चैप्टर्स लिखे हैं, जैसे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पर उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। Since he is regarded as one of the very renowned scholar, तो यूपीएससी में और पीसीएस वगैरह में कभी कभी निकोलस हेनरी ने क्या कहा है, इस पर सीधे सीधे सवाल पूछ लेते हैं। तो आप लिखें ऐसे। These 5 paradigms as suggested by Nicholas Henry निकोलस हेनरी द्वारा सुझाए गए ये 5 आयाम do not give clear
and complete picture of evolution of public administration as a discipline. लोक प्रशासन के विषयगत विकास में लोक प्रशासन के विषयगत विकास का स्पष्ट और पूर्ण वर्णन नहीं करते। Their time frame is also overlapping with each other. और उनकी समयावधि भी एक दूसरे के ऊपर परस्पर व्यापी हो जाती है। And he stopped its evolution by 1970s, और वे 1970 तक आते आते इसके उद्विकास पर रुक जाते हैं। Whereas many changes have taken place after 1970 in the field of public administration, जबकि लोक प्रशासन के क्षेत्र में उन्नीस सौ 70 के बाद बहुत सारे परिवर्तन व्यापक रूप से आए। Hence, his theory of evolution is not very much acceptable at present. अतः वर्तमान में उनके उद्विकास का सिद्धांत बहुत स्वीकार्य नहीं रह गया। Change. Yet another scholar of public administration, Robert T. Golombiewski, लोक प्रशासन के एक अन्य प्रख्यात चिंतक रॉबर्ट टी गोलम्बिवस्की ने have defined the evolution of public administration into 4 stages. लोक प्रशासन के विषयगत उद्विकास को 4 चरणों में व्यक्त किया है। एनालिटिक पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीति प्रशासन विश्लेषण,
द्वितीय चरण कॉन्क्रीट पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठोस राजनीतिक प्रशासन, तृतीय चरण थर्ड स्टेज अ साइंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध विज्ञान के रूप में, एंड फोर्थ स्टेज चतुर्थ चरण पब्लिक पॉलिसी अप्रोच। लोकनीति दृष्टिकोण, each phase may be distinguished and understood in terms of its locus and focus. प्रत्येक चरण को उसके लोकस और फोकस के आधार पर वर्णित किया गया है। लोकस का मतलब है लोकेशन से, अवस्थिति से, और फोकस का मतलब है अटेंशन से, कि उस समय लोक प्रशासन की स्थिति क्या थी, लोकेशन क्या थी, और उस समय प्रशासन का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन या अटेंशन क्या था। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने कोई टाइम फ्रेम दिया ही नहीं। तो क्या ये सारे स्टेजेस अभी तक चल रहे हैं? कौन सा स्टेज कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है? एक साथ चारों चल रहे हैं, एक के बाद एक चल रहे हैं। एनालिटिक पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन का भी मतलब वही है कि अब इस बात पर चर्चा, परिचर्चा, विमर्श आम लोगों के बीच में होने लग गया, सरकारी अफसरों के बीच में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में, प्रोफेसर्स में, एकेडमिक वर्ल्ड में, कि क्या पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से अलग होना चाहिए, जैसा कि वुड्रो विल्सन कह रहे हैं। तो ये एनालिसिस शुरू हो फर्स्ट फेज। और सेकंड फेज में कह रहे हैं कॉन्क्रीट पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जिसको कि निकोलस हेनरी ने या वुड्रो विल्सन ने पहले कहा है पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी, उसको इन्होंने एक्सेप्ट किया है सेकेंड स्टेज में। कि पहले स्टेज में तो केवल डिस्कशन होता रहा कि हम इसको माने कि ना माने, माने तो क्यों माने, और अगर ना माने तो क्यों ना माने। ये मार्कर है कि ये पेन है, इस पर चर्चा शुरू हुई। ये है फर्स्ट फेज। और सेकंड फेज तक आते आते वो चर्चा में एक ठोस निष्कर्ष निकल आया कि नहीं नहीं, ये पेन नहीं है, ये मार्कर ही है। तो उन्होंने कहा कि सेकेंड स्टेज में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी कंक्रीट हो गई, एकदम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, पॉलिटिक्स शुड नॉट इंटरवीन एंड इंटरफियर इन द फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासनिक क्षेत्र में राजनीति को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा थर्ड स्टेज अ साइंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध विज्ञान के रूप में। जबकि मैनेजमेंट
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट तो है, लेकिन पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन केवल मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम प्राइवेट मैनेजमेंट या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ते हैं। पहले दिन हमने आपको जो डेफिनेशन बताई उसमें ये बताया कि पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट, और इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। जबकि मैनेजमेंट में तो हम प्राइवेट भी पढ़ते हैं, और इसलिए एमबीए की डिग्री अलग होती है, बीबीए की डिग्री अलग होती है, मास्टर्स इन मैनेजमेंट अलग है, मास्टर्स ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट, एमएस बहुत सारे इंस्टीट्यूट यूरोप और अमेरिका में एमए या एमबीए की जगह पर मास्टर्स के लिए मास्टर्स ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट देते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट एक हिस्सा जरूर है कि थियरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट है, लेकिन पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन केवल मैनेजमेंट नहीं है। और पब्लिक पॉलिसी अप्रोच ये फोर्थ स्टेज है। उसके बाद का डेवलपमेंट क्या हुआ? पब्लिक पॉलिसी अप्रोच तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हमेशा से रहा है। यानी पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाए, यानी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी। अभी 1 फरवरी को बजट आ जाएगा, तो उसमें आप फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे। फिर आरबीआई समय समय पर मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है। यानी जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है उसको कहते हैं पब्लिक पॉलिसी। तो क्या उसके पहले गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बना रही थी, या उसके बाद पब्लिक पॉलिसी के बाद कुछ और नहीं कर रही? क्या वेलफेयर नहीं कर रही है, कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कि गवर्नमेंट के जो और फंक्शंस हैं पॉलिसी मेकिंग के अलावा वो काम नहीं कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी? ऐसा तो नहीं है। तो रॉबर्ट टी गोलम्बिस्की का भी ये जो इवोल्यूशन का सिद्धांत है, थियरी है, ये कंप्लीट नहीं। इज दैट वेरी क्लियर? सो यू कैन राइट एज सच। In this theory of evolution, उद्विकास के इस सिद्धांत में no time period is mentioned of any stage. किसी भी चरण का कोई समयावधि, किसी भी चरण की कोई समयावधि नहीं दी गई। It also does not explain, इससे यह भी पता नहीं चलता है that which stage begins where and ends where, कि कौन सा चरण कहां प्रारंभ होता है और कहां समाप्त होता है। In the first stage, he says that वो कहते हैं कि प्रथम चरण में there was only discourses and discussion, केवल विचार विमर्श और चिंतन हो रहा था। about politico administrative dichotomy, जो राजनीति प्रशासन द्विभाजन को लेकर चल रहा था। Only in the second stage द्वितीय चरण में आकर के scholars and administrators accepted that
विचारकों और प्रशासकों ने यह स्वीकार कर लिया कि पॉलिटिक्स मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। राजनीति को प्रशासन से निश्चित और पूर्ण रूप से अलग हो जाना चाहिए। इनका पृथक्करण होना चाहिए। एंड पॉलिटिक्स शुड नॉट इंटरवीन in administrative affairs and administrative functions. तथा राजनीति को प्रशासनिक कार्यों और प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। Which was termed as politico-administrative dichotomy by Woodrow Wilson. जिसे वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन राजनीति प्रशासन द्विभाजन का सिद्धांत बताया था। जिसे वुड्रो विल्सन ने राजनीति प्रशासन द्विभाजन का सिद्धांत बताया। इन द थर्ड स्टेज, तृतीय चरण में he said that, उन्होंने कहा कि public administration evolved as a science of management. लोक प्रशासन का उद्विकास प्रबंध विज्ञान के रूप में हो गया। But the fact of the matter is that, किंतु इसका तथ्य यह है कि मैनेजमेंट इज ओनली वन पार्ट और कंपोनेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रबंधन लोक प्रशासन का मात्र एक अंश या हिस्सा है। The entire public administration is not management. संपूर्ण लोक प्रशासन केवल प्रबंधन मात्र नहीं है। It involves many other civil functions of the government. इसमें सरकार के कई अन्य नागरिक कार्य भी सम्मिलित हैं। It also includes executive, legislature and judiciary as well. इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका भी है। Hence to say that, अतः यह कहना के the entire public administration is only a management science, समूचा लोक प्रशासन केवल प्रबंध विज्ञान मात्र है। इज नॉट ट्रू, यह सत्य नहीं। चलिए
Golumbusky said that the fourth stage is a public policy approach. गोलम्बुस्की कहते हैं कि चतुर्थ चरण लोकनीति दृष्टिकोण का है। Whereas public policy has always been the part of public administration, and it will remain in future as well. And it will remain in future as well. लोकनीति का निर्माण सदैव से लोक प्रशासन का हिस्सा रहा है। लोकनीति का निर्माण सदैव से लोक प्रशासन का हिस्सा रहा है और यह भविष्य में भी रहेगा। Therefore, his theory of evolution of public administration is also not acceptable anymore at present. अतः लोक प्रशासन के उद्विकास का उनका यह सिद्धांत भी अतः लोक प्रशासन के उद्विकास का उनका यह सिद्धांत भी अब पूर्ण स्वीकार्य मत नहीं रह गया है। Change. Therefore, the pragmatic and real evolution of public administration अतः लोक प्रशासन के विषयगत उद्विकास का वास्तविक और व्यवहारिक वर्गीकरण is as follows, निम्नवत है। 1. 1887 to 1926, the age of inception. 1887 से 1926 स्थापना का युग। इन दिस पीरियड, इस अवधि में the 26-page essay of Woodrow Wilson के 26 पृष्ठीय निबंध ने entitled as The Study of Administration, जिसका शीर्षक था लोक प्रशासन का अध्ययन, laid down the foundation of public administration. लोक प्रशासन विषय की आधारशिला रख दी थी। Which was published in June 1887 in a political science quarterly journal. जिसका प्रकाशन
राजनीति शास्त्र के त्रैमासिक शोध पत्रिका में हो चुका था। In which he had given his famous principle of politico-administrative dichotomy, जिसमें उन्होंने अपना प्रसिद्ध राजनीति प्रशासन द्विभाजन का सिद्धांत दिया था। Also known as the Wilsonian principle, जिसे विल्सोनियन सिद्धांत भी कहते हैं। Change. In this principle, he had clearly said that, clearly and categorically said that अपने सिद्धांत में उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था that there must not be undue and unwarranted intervention of politics in public administration. कि लोक प्रशासन में राजनीति का अवांछित हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। And politics must be separated from administration. And politics must be separated from administration. तथा राजनीति को प्रशासन से पूर्णतः पृथक होना ही चाहिए। At that time, उस समय a renowned intellectual of USA, Frank Goodnow, अमेरिका के महान बुद्धिजीवी फ्रैंक गुडनाउ ने gave his full and open support to Woodrow Wilson. वुड्रो विल्सन को अपना खुला और स्पष्ट समर्थन दिया। As a result, परिणामतः many other scholars, intellectuals and academics, many other scholars, intellectuals and academicians, कई अन्य विचारकों, चिंतकों और अकादमिक क्षेत्र के लोगों ने supported the politico-administrative dichotomy. राजनीति प्रशासन द्विभाजन का समर्थन किया।
फ्रैंक गुडनाउ सेड दैट, फ्रैंक गुडनाउ ने कहा कि पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर two different species of the same genre. राजनीति और प्रशासन एक ही प्रजाति के दो भिन्न जंतु। And there are clear distinction between the two. और दोनों के बीच स्पष्ट अंतर पाए जाते। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वन, politics is related to legislature. राजनीति का संबंध विधायिका से। Whereas executive is related to, whereas administration is related to executive. Whereas administration is related to executive. जबकि प्रशासन का संबंध कार्यपालिका से। Next, legislature is comprised of elected representatives of the people. Legislature is comprised of elected representatives of the people. विधायिका में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते। Whereas executive is comprised of selected officials of the government. जबकि कार्यपालिका में सरकार द्वारा चयनित कर्मी होते हैं। Next, members of legislature are accountable to their electorates and constituencies. विधायिका के सदस्य अपने चुनाव क्षेत्र और निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। Whereas executive is accountable to the government and the constitution. जबकि कार्यपालिका के सदस्य सरकार और संविधान के प्रति उत्तरदायी होते। नेक्स्ट, hence legislature has wish and will of the people. अतः विधायिका में जनिच्छा और जनाकांक्षा सम्मिलित होती है।
whereas executive does not represent the people. जनता का प्रतिनिधित्व कार्यपालिका नहीं करती. Next, therefore politicians come to power through popular vote, majority and mandate. अतः राजनीतिज्ञ लोकप्रिय मत, जनादेश और बहुमत के आधार पर सत्ता में आते हैं. Whereas administrators are selected on the basis of their merit, competition and exams. जबकि प्रशासक अपनी योग्यता, प्रतियोगिता और परीक्षा के आधार पर आते. Next, therefore legislature make plan, policies and programs as promised to their electorates. अतः विधायिका वैसी योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम बनाती है जैसा उसने अपने निर्वाचकों से कहे थे. Whereas executive only implements these planned policies and programs. जबकि प्रशासक बटे कार्यपालिका केवल इन योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करते हैं. And the last point, therefore, legislature is the brain or mind of the government. अतः विधायिका सरकार का मस्तिष्क है and the executive is the arms or hands of the government. जबकि कार्यपालिका सरकार की भुजाएं या हाथ है. That is why Wilson said that. इसलिए विल्सन ने कहा था कि politics and administration are different from each other. राजनीति और प्रशासन न सिर्फ एक दूसरे से अंतर हैं, but they must be entirely separated from each other.
बल्कि उन्हें एक दूसरे से पूर्णतः पृथक होना भी चाहिए। And that is what politico-administrative dichotomy means. और यही लोक प्रशासन, यही राजनीति लोक प्रशासन द्विभाजन सिद्धांत का अर्थ भी है। यही राजनीति प्रशासन द्विभाजन सिद्धांत का अर्थ भी है। चेंज इन 1926, 1926 में एल.डी. व्हाइट authored the first textbook of public administration. एल.डी. व्हाइट ने लोक प्रशासन पर प्रथम पाठ्य पुस्तक की रचना की। And thus public administration came into existence as a subject of discipline और इस प्रकार लोक प्रशासन अपने विषय के रूप में अस्तित्व में आ गया। And was given a legal recognition as a separate and distinct subject other than political science. और इस तरह से राजनीति शास्त्र से अलग एक नए विषय के रूप में लोक प्रशासन को विधिक मान्यता प्राप्त हो गई। कोई शक, कोई सवाल? भाई आप देखें, हर इलेक्शन के पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट्स चुनाव लड़ते हैं वो जनता से कुछ वादे करते हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी ने कहा था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम 370 हटाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे, हम ट्रिपल तलाक हटाएंगे, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अब वो सत्ता में आ गए तो प्रशासन में बैठे लोग केवल उसको लागू करेंगे। वो ये नहीं कह सकते कि साहब ये आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं है, ये हम इसके पक्ष में हैं, हम उसके पक्ष में हैं। क्योंकि जनता ने आपको नहीं चुना है। जनता ने जिन्हें चुना है इसीलिए चुना है कि वो ये करेंगे अगर सरकार और सत्ता में आए। तो राजनीति से जुड़े लोग तो जनता के प्रति जवाबदेह है ना, क्योंकि उनको फिर से चुनाव में लड़ने जाना। तो अगर वो जनता की बात और जनता के अनुसार नहीं चलेंगे तो अगली बार सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। लेकिन प्रशासन में जो आदमी आज कलेक्टर है, कमिश्नर है, डीएम है, एसपी है, आईजी है, डीआईजी है, सरकार भले आती रहेगी, जाती रहेगी, उसका ट्रांसफर और पोस्टिंग रहेगी, हो जाएगा, लेकिन अपनी सर्विस में तो रहेगा ना। और उसे जनता ने नहीं चुना। डीएम लखनऊ को आपने चुन करके भेजा है कि साहब हम चाहते हैं कि इस समय डीएम लखनऊ ये हो, सरकार ने चुना।
और यूपी गवर्नमेंट जब चाहेगी डीएम लखनऊ को हटा देगी, अगर किसी भी दिन यूपी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो सरकार कह रही है वो डीएम नहीं कर रहा या वैसा नहीं कर रहा है। और अमेरिका में तो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है, हमारे यहां कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, पार्शियल है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अमेरिका में जो वहां की पार्लियामेंट का मेंबर है, कांग्रेस का मेंबर है, वो एग्जीक्यूटिव का मेंबर यानी सरकार में मंत्री नहीं हो सकता है। और जो सरकार में मंत्री होगा वो वहां की पार्लियामेंट कांग्रेस का मेंबर नहीं हो सकता। हमारे यहाँ थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उनके यहाँ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता यह है कि हमारे यहाँ जो सांसद और विधायक चुनकर आते हैं, अगर वो सरकार में शामिल हो जाते हैं तो वो एमपी और एमएलए का भी रोल प्ले करते हैं, यानी विधायिका के सदस्य और शक्ति और उसका अधिकार और उसके काम भी करते हैं, और बतौर मंत्री वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के रूप में भी, राजनीतिक कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं। तो एक ही व्यक्ति में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों पावर्स और फंक्शंस आ जाते हैं। बल्कि हमारे यहाँ वो आदमी ही मंत्री बन सकता है जो एमपी एमएलए चुनकर आया हो, और अगर मंत्री बनते वक्त वो एमपी एमएलए नहीं चुना गया है तो मंत्री बनने के, मिनिस्टर बनने के 6 महीने के अंदर उसको किसी न किसी हाउस का मेंबर होना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने एस जयशंकर को अपना फॉरेन मिनिस्टर बनाया, वो तो कोई पॉलिटिशियन आदमी नहीं, सारी जिंदगी वो इंडियन फॉरेन सर्विस में रहे। फॉरेन सेक्रेटरी से रिटायर हुए 30, 35, 40 सालों बाद। के सुब्रमण्यम साहब के बेटे हैं, जिन्हें देश में राष्ट्रीय सुरक्षा का भीष्म पितामह कहा जाता है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन इंडिया। तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो कभी इनका रहा नहीं, और फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। तो उनसे अच्छा फॉरेन मिनिस्टर तो कोई नहीं हो सकता भाई। जो 35 साल 40 साल केवल फॉरेन मिनिस्ट्री में ही जिसने काम किया हो, तो उससे लायक और तजुर्बेदार इंसान तो नहीं हो सकता। तो इट वॉज अ वेरी गुड मूव बाय मोदी गवर्नमेंट। लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर वो एस जयशंकर ग्राम प्रधान का भी चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। तो फिर उनको राज्यसभा का टिकट दे के इधर से उधर से मेंबर बना के भेज दिया। मनमोहन सिंह 10 साल देश के प्राइम मिनिस्टर रहे। और 2014 के इलेक्शन में वो कानपुर में स्टार प्रचारक कांग्रेस के थे, रैली करने आए थे, जनसभा कर। फूलपुर मैदान में, फूलपुर बाग या क्या कहलाता है, उसके मैदान में वहां पे जनसभा हुई। कितने आदमी थे? 9 members were there from the common man to listen to। बाकी सब सिक्योरिटी पर्सोनल वाले थे, सारी कुर्सियां खाली थी। और जिंदगी में एक इलेक्शन न लड़े, और अगर लड़ते तो जीत भी न पाते। 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे और 10 साल असम से राज्यसभा से चुन करके आए। तो अब इस तरीके के पॉलिटिशियंस तो एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। लेकिन मोदी हैं या जो फुल टाइम पॉलिटिशियंस होते हैं, वो तो अपने अकाउंटेबल होते हैं लोगों के प्रति, जनता के प्रति। और मोदी
अगर राम मंदिर नहीं बनाते, अगर 370 नहीं हटाते, तो ये अगला इलेक्शन फिर नहीं जीत पाते। कि अब तो आप ये नहीं कह सकते थे कि आपकी मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं थी और जो है आप, तो हम और आप उनके आलोचक हो सकते हैं, उनके विरोधी हो सकते हैं, उनकी बात से सहमत असहमत हो सकते हैं, हमको उनकी जो उन्होंने प्रॉमिसेस जनता से किए हैं वो गलत लग सकते हैं, लेकिन हमारे लाख चाहने न चाहने के बावजूद सच तो यह है कि वो जनता द्वारा चुन करके डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आए हैं ना। तो वो जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुन करके आए हैं, तो फिर वो करेंगे, जनता जो कहेगी वैसा करेंगे। लेकिन डीएम और कमिश्नर वैसा नहीं करेंगे जैसा जनता कहेगी, वो वैसा कहेंगे और करेंगे जैसा सरकार कहेगी। तो राजनीति से जुड़े लोग सरकार की बात नहीं, जनता की बात सुनेंगे और मानेंगे, और प्रशासन के लोग संविधान और कानून की बात सुनेंगे और मानेंगे, और सरकार की बात सुनेंगे और मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि राजनीति और प्रशासन सिर्फ एक दूसरे से अलग होने ही नहीं चाहिए, बल्कि ये अलग अलग हैं भी। और क्यों अलग अलग हैं उसके उन्होंने 1 2 3 4 पॉइंट्स भी बता दिए। और इसलिए कहा दे आर दी टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द सेम जॉनर। ये एक बार यूपीएससी में सवाल आया, ये लाइन कोट किया। तो अगर आपसे पूछा जाए टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द सेम जॉनर, हु सेड दिस एंड व्हाट इज इट्स मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन, पर लिख दीजिए। या पीसीएस वगैरह में सीधे सीधे सवाल आता है, राजनीति प्रशासन में क्या अंतर है, कैसे दोनों को अलग अलग समझा जा सकता है, लिख दीजिए। इज दैट वेरी क्लियर? तो फर्स्ट पेज में 1887 to 1926 public administration was recognized legally as a separate, independent and full-fledged subject other than political science. Earlier it was only one small part of political science. So political science is the mother discipline of public administration, but now public administration is the full-fledged, separate, distinct subject. तो लोक प्रशासन की जननी है राजनीति शास्त्र, और पहले वह राजनीति विज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा हुआ करती थी, जिसमें थोड़ा बहुत प्रशासन के बारे में पढ़ते थे। लेकिन अब 1887 से 1926 के बीच में यह सिद्ध हो गया कि लोक प्रशासन से अलग विषय भी राजनीति शास्त्र है, राजनीति शास्त्र से अलग लोक प्रशासन है। और दोनों क्यों अलग हैं उसके पीछे कारण, कोई शक तो सवाल, ऑल द पॉइंट्स क्लियर। चलिए सेकेंड एज पर कल बात करें। थैंक यू। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। वो किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी हो या न हो, वो कारोबारी हो, वो कोई हो, वो संसद के सदस्य नहीं, वहां की विधायिका के सदस्य, और अगर विधायिका के सदस्य हैं तो मंत्री नहीं है। ठीक है ना? थैंक यू। हाँ। नहीं, बल्कि वो सिस्टम बेहतर काम करता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है उसके पास ये चॉइस होती है कि वो अपनी अपनी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको उसका मिनिस्टर बना देता है, भले वो पॉलिटिशियन नहीं। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर के हाथ इस मामले में बंद जाते हैं कि मिनिस्टर तो वो किसी को बना सकता है, शर्त यह है कि वो पॉलिटिशियन होना चाहिए। मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा। बात आ रही? ये ना कितना बेहतर होता कि अगर जनरल वीके सिंह को रक्षा मंत्री बनाया,
वहां पर स्ट्रॉप टॉलबॉट या इस टाइप के लोग जो पहले फौज में रह चुके हैं, जनरल वगैरह, वो डिफेंस सेक्रेटरी हो जाते हैं। सेक्रेटरी मतलब वहां मिनिस्टर को कहते हैं, हमारे यहाँ सेक्रेटरी मतलब जो अफसर होता है उसको कहते हैं, ठीक है ना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब हो गया फॉरेन मिनिस्टर, कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए हैं मतलब फॉरेन मिनिस्टर। तो अब उस फील्ड का जो दिग्गज है, एक्सपर्ट है, लेकिन फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स से उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता बना, बढ़िया, कंट्री को एक्सपर्टाइज मिल जाती है। तो ये, इज दैट वेरी क्लियर? थैंक यू।